हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। अपने मॉड्यूल 2 निकाल लेना अपना। कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर है। आप लोगों ने कई सेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक सेक्शंस कर रखे हैं। इसमें 4 टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं। स्टार्टिंग का अगर मैं टॉपिक चेक करूँ तो इंडेमनिटी का टॉपिक है। तो पहले मैं ये चाहती हूँ कि गारंटी का टॉपिक जनरली सब स्टूडेंट्स को पता होता है, तो एक बार हम गारंटी के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम इंडेमनिटी करेंगे और फिर हम दोनों का डिफरेंस करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम। स्टडी मैट ही ओपन कर सकते हो आप, मैं स्टडी मैट को ही शेयर कर रही हूँ। गारंटी की बात अगर हम करें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या मतलब होता है? गारंटी का बहुत बेसिक चीज है, बिल्कुल वही बात जो आपको आइडिया है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कोई अलग चीज आ जाएगी। जो आप लोग फाउंडेशन तक, +2 तक जो आप लोग समझते हो इस बात को, या जो एक लेमैन समझते हैं, वही मतलब यहाँ पे बताया गया है। गारंटी का बहुत सिंपल सा मतलब है, भाई मुझे एक लोन चाहिए, ठीक है जी। तो मैं लोन लेने के लिए बैंक में जाती हूँ। अब उसी बैंक में सपोजिंगली आपका भी अकाउंट है, या फिर मैं आपको साथ वैसे ही ले जाती हूँ और बोलती हूँ कि अगर मैं लोन नहीं दूंगी तो वो लोन कौन देगा? एबीसी पर्सन लोन को वापस दे देगा। ठीक है जी। तो यानी एबीसी पर्सन बेसिकली क्या कर रहा है? एबीसी पर्सन बेसिकली एक गारंटी ले रहा है कि अगर डेटर जो पर्सन है, डेटर पर्सन अगर पैसा वापस नहीं कर पाएगा क्रेडिटर को, तो क्या किया जाएगा? भाई जो पर्सन गारंटी ले रहा है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है श्योरिटी, है ना। तो जो पर्सन गारंटी ले रहा है, श्योरिटी पर्सन जो है, वो पैसा वापस करेगा बैंक को। बैंक को मतलब क्या हो गया? क्रेडिटर को। ठीक है जी, यही बात आप लोग सब अच्छे से जानते हो। अब इसी की कई तरीके की फॉर्म्स आ सकती हैं, जैसे कि मैं आपके पास आई और मैंने कहा कि मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे आता जाएगा धीरे धीरे मैं आपको पेमेंट करती जाऊंगी। जैसे जैसे मेरी प्रोडक्शन होगी, आगे बिकेगा, साथ साथ मैं आपको पेमेंट करती जाऊंगी, जैसा कि नॉर्मली बिजनेस में होता है। आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि तुम्हारे साथ अगर कोई ऐसा पर्सन होता, मैं जिसे जानता होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे थोड़ा सा फेथ डेवलप हो जाता। तो अब मैंने क्या किया? मैंने आपके ही जान पहचान का एक पर्सन, जिसको जो आप कह सकते हो, जिस पे आप फेथ कर सकते हो, उस पर्सन को मैं लेके आई हूँ। ठीक है जी। तो वो गारंटी ले रहा है पर्सन। क्या गारंटी ले रहा है? कि अगर मैं रॉ मटेरियल का पैसा वापस नहीं करूंगी, अमाउंट नहीं दूंगी, ठीक है, तो ऐसे केस में आप पैसा रिकवर कहाँ से कर सकते हो? अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हो उस एबीसी पर्सन से जिसको मैं लेके आई हूँ। उस पर्सन का नाम क्या हो जाएगा? उस पर्सन का नाम हो जाएगा श्योरिटी। और वो ले रहा है इस बात की गारंटी कि आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा। तो हमने दोनों तरीके का एग्जांपल ले लिया। एक एग्जांपल बहुत बेसिक जो सबको पता होता है, लोन का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि आपको एक बात पता चल जाए कि सिर्फ लोन में ही नहीं गारंटी होती है, बट कोई भी चीज में गारंटी हो सकती है। जैसे अगर मैं कुछ भी लेने जा रही हूँ, सिंपल सी बात है, मैंने किसी का कुछ पैसा देना है, और वो गारंटी को कौन दे रहा है? भाई गारंटी कोई और पर्सन दे रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर पर्सन पैसा नहीं देता तो वो पैसा मैं दूंगा। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं बेसिक से, थोड़ा आगे जाके कंसेप्ट चेंज होते हैं, वो हम देखेंगे। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, आप कर सकते देखना है, टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड। या तो प्रॉमिस कोई बना था, ठीक है जी, कि भी इतना अमाउंट दूंगी, मैंने बोला हाँ मैं तुम्हें 10 दिन के बाद इतना पैसा दूंगी, ठीक है ना। या तो ऐसी कोई बात है, या डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी है, वही बात आ जाती है एक तरीके से, ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। ठीक है जी। चेक करते हैं 3 पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व है और क्लैरिटी हो जाएगी। श्योरिटी की बात करते हैं। श्योरिटी कौन है? पर्सन हु गिव्स द गारंटी। डेटर कौन हो गया? पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट गारंटी इज गिवन। सिंपल सी बात बोले तो जिसने लोन ले रखा है वो डेटर है, ठीक है जी। और जिसने लोन दे रखा है, जैसे कि बैंक की बात करी, बैंक का यहाँ पे क्रेडिटर माना जाएगा। टू होम गारंटी इज गिवन। मेरा स्टडी मैट यूज करने का सिर्फ एक ही पर्पज है, क्योंकि इतने छोटे छोटे एग्जांपल्स बहुत सारे दे रखे हैं, अब उन्हें कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि मैं ये चाहूंगी कि आप स्टडी मैट का बिल्कुल गो थ्रू कर दो। इसमें जो भी एग्जांपल्स हैं, केसेस काफी हैं, तो वो आप एक भी ना छोड़ो, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है ऐसा कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो कोई वो फायदा नहीं था कि मैं आपको वो शॉर्ट में बना के दूं, ठीक है, और फिर हमने अल्टीमेटली जब करना स्टडी मैट ही, और अगर एक आधा भी एग्जाम्पल मिस हो गया तो वही आ गया, तो वो बहुत ज्यादा गलत चीज हो जाती है। तो बेस्ट चीज क्या है कि आप गो थ्रू कर लो स्टडी मैट को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में से केसेस ही आने हैं, और केसेस या तो सीधा कई बार एग्जांपल्स आ जाते हैं, या फिर बहुत बार क्या होता है थोड़ा सा आगे पीछे चेंज करके आ जाते हैं, बट कोई अलग कंसेप्ट नहीं आने वाला। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहेगा। ठीक है, चेक करना एग्जाम्पल 1।
बस रीड करते जाना है आपने फटाफट से। ए रिक्वेस्ट बी टू लैंड ₹10,000 टू सी। देखो जी हो क्या रहा है, 3 बंदे आ गए ए बी सी। ए कह रहा है बी तुम सी को 10,000 रुपए दे दो, ठीक है जी। बी को कह रहा है सी को तुम 10,000 दे दो, ठीक है। और अगर सी ने पैसा वापस नहीं किया तो पैसा कौन वापस करेगा? ए खुद ही कह रहा है, ए कह रहा है मैं पैसा वापस करूंगा, बट अभी तुम पैसा सी को दे दो। ऑन फेलिंग सी टू डू सो, ए कह रहा है कि मैं खुद से पैसा दूंगा। तो अब देखो इसमें कौन श्योरिटी कौन है? श्योरिटी कौन दे रहा है? ए पर्सन है ना। गारंटी कौन दे रहा है? ए पर्सन श्योरिटी है, ए पर्सन गारंटी दे रहा है। और बी कौन है? बी देखो देखा जाए तो क्या कह रहे हैं, बी टू लैंड मनी टू सी, यानी सी तो क्या हो गया? डेटर हो गया। और बी पर्सन कौन हो गया? बी पर्सन हो गया क्रेडिटर, ठीक है जी। तो ये तीनों, ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पे है ना। तो ये तीनों पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है। आगे चलते हैं। ए ऑब्टेन्स हाउसिंग लोन फ्रॉम LIC हाउसिंग इफ बी प्रोमिसेस टू पे इन द इवेंट ऑफ ए फेलिंग टू रीपे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन जाएगा, ठीक है जी। क्रेडिटर कौन है आप समझ चुके हो, LIC हाउसिंग है। बी प्रॉमिस कर रहा है टू पे, यानी कि बी कौन है? श्योरिटी है, ठीक है जी। और किसको मिला है लोन? वो पर्सन क्या हो जाता है एक तरीके से, क्या ना, ए ऑब्टेन्स फ्रॉम एंड इफ बी प्रोमिसेस, है ना। तो आप साफ साफ देख रहे हो यहाँ पे कि लोन किसको मिला है? ए को लोन मिला है। बी promises to pay in the event of A failing to repay, ठीक है। तो बी श्योरिटी हो जाता है, हाउसिंग लोन है वो क्रेडिटर दे रहा है, डेटर पर्सन ए की बात आ जाती है। आगे चलते हैं। एक्स एंड वाई शोरूम में जाते हैं। एक्स कहता है टू द डीलर सप्लाई करो लेटेस्ट मॉडल टू वाई, ठीक है जी। अगर वाई पेमेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा? एक्स करेगा। तो श्योरिटी कौन हो जाएगी यहाँ पे? एक्स श्योरिटी हो जाएगा। देखो जी, ठीक है जी। क्रेडिटर एक तरीके से कौन है यहाँ पे? शोरूम का ओनर होगा, है ना। जो भी कार शोरूम का ओनर है उसको हम क्रेडिटर कह सकते हैं अभी समझने के लिए। चाहे वो लोन नहीं दे रहा बट एक तरीके से क्रेडिटर ही है, लाइबिलिटी तो बनी रही है ना, उसी को पैसा वापस करना है, ठीक है ना। और डेटर कौन है भाई? जो वैगनर लेके चला गया, जिसने अभी पैसा तो दिया नहीं है ना, वो वैगनर लेके चला गया। देखो इसमें क्या होगा, स्टडी मैट के अंदर आपके पास पहले तो रॉ मटेरियल कह सकते हो आप, स्टडी मैट की बिल्कुल रॉ लैंग्वेज है। रॉ लैंग्वेज मतलब क्या? बेयर एक्ट की तरह है। उसके बाद आपके पास एनालिसिस आएगा। तो बेस्ट चीज क्या रहती है? लर्निंग पर्पज के लिए आप एनालिसिस लर्न कर सकते हो। चेक करते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं फ्रॉम द अबव डेफिनेशन हम क्लैरिफाई कर सकते हैं गारंटी प्रॉमिस टू पे डेट ओड बाय थर्ड पार्टी, अगर वो पार्टी पैसा नहीं देगी तो कोई और पर्सन पैसा दे रहा है। ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। कहते हैं ट्रिप्लिकेट, है ना। ट्रिपेट्रिएट मतलब क्या बन रहा है? 3 तरीके से अग्रीमेंट यहाँ पे बन रहा है, 3 कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। किस किस के 3 कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं भाई? एक तो वो पर्सन है जो बैंक में गया था, ठीक है ना। मान लो पर्सन राम है, राम बैंक में गया है लोन लेने के लिए, तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या बना होगा? राम का और बैंक का बना होगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या बना? सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट, ये किसका बना? क्रेडिटर एंड द श्योरिटी, मतलब बैंक ने श्याम को पूछा हाँ भाई तू गारंटी देने को तैयार है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट तो किसका बन गया? बैंक का श्याम के साथ बन गया। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? श्याम ने पेमेंट कर दी राम के बिहाफ में ना, क्योंकि राम ने डिफॉल्ट किया, राम पैसा नहीं पे करा। अब कौन पैसा पे किया? श्याम ने पैसा पे किया। तो क्या राम खुशी से बैठ जाए बस चलो काम खत्म हो गया, अब तो श्याम ने पेमेंट कर ही दी है? भाई आज नहीं तो कल उसे भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना शाम को। शाम क्यों उसके बिहाफ पे पैसा देगा? तो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि आज आप गारंटी दे रहे हो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कल को आपको पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा। एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है श्योरिटी का और प्रिंसिपल डेटर का, जहां पे ये साफ क्लियर है कि हाँ वो पैसा उसको रिकवर होगा ही होगा। आगे चलते हैं। एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ वैलिड गारंटी चेक करते हैं। भाई सबसे पहले तो प्रिंसिपल डेट की बात आती है। कोई डेट होगा जिसकी सिक्योरिटी की बात आ रही है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिकवरेबल डेट इज नेसेसरी, मतलब क्या बनता है? यानी कोई सिंपल सी बात है, कोई पर्सन होगा जो लोन ले रहा है या किसी तरीके का क्रेडिट ले रहा है, और कोई ऐसा पर्सन है जो उसे क्रेडिट दे रहा है, तो एक ले रहा है एक दे रहा है, यानी कि एक डेट क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन को थोड़ा सा हल्का सा ध्यान से समझते चलना है। कंसीडरेशन में कुछ नहीं कह रहा है, वो सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर मान लो मैंने एक गारंटी दी है, किस लिए गारंटी दी है? मैंने HDFC बैंक को गारंटी दी है कि अगर राम तुम्हें पैसा लोन वापस नहीं करेगा तो मैं दूंगी, ठीक है जी।
मैंने ना ये गारंटी क्यों दी है, क्योंकि हो सकता है मेरा राम के साथ कोई प्रोफेशनल रिलेशन है। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, मेरी कंसिडरेशन क्या है, मेरी कंसिडरेशन बैंक के लिए ये है कि बैंक तुम लोन दे दो, है ना। पहली बात, बैंक तुम्हारी तरफ से आउटफ्लो हो जाए, क्योंकि कंसिडरेशन आपको क्या पता है क्या होता है, एक तरफ से जा रहा है दूसरी तरफ से जा रहा है ना, क्यू प्रो क्यू आपने पढ़ा हुआ है। तो बैंक तुम लोन दे दो और मेरी तरफ से क्या जा रहा है, मेरी तरफ से कंसिडरेशन जा रहा है, ठीक है ना। तो बैंक तुम लोन दो, उसके बदले में मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ कि अगर कल को ये रिपेमेंट नहीं करेगा लोन की, तो रिपेमेंट कौन करेगा, मैं रिपेमेंट लोन की कर, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड बी सपोर्टेड बाय सम कंसिडरेशन। यहाँ पे कंसिडरेशन सिर्फ यही है कि तुम उसे लोन दे दो, तुम उसे रॉ मटेरियल सप्लाई कर दो, यही मेरे लिए कंसिडरेशन है, ठीक है ना। और मैं इस बात की तुम्हें क्या दे रही हूँ, मैं इस बात की तुम्हें गारंटी दे रही हूँ। नेक्स्ट पेज पे आना है, कंसिडरेशन रिसीव्ड इज सफिशिएंट, ठीक है, टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। मतलब मेरे लिए क्या कंसिडरेशन है, मेरे लिए ये बात सफिशिएंट है कि तुम उसको पैसा, लोन या रिकवरी या जो भी तुमने देना है वो दे दो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा, मैं उसके बदले तुम्हें गारंटी देती हूँ। बस यहाँ तक करना है, गिविंग द गारंटी तक आपको करना है। एग्जाम्पल 1 पे मैं आ रही हूँ, बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। ए कह रहे हैं हाँ मैं दूंगा, बट फिर से वही बात है कि ना, उस बंदे को लेके आओ जो मैं, जिसको जान पहचान का है। तो मैं किसको लेके आ जाते हैं वहां पे, सी को। कह रहे अगर सी गारंटी देगा तो मैं तुम्हें क्रेडिट पे गुड्स भेज दूंगा, ठीक है जी। सी प्रोमिसेस टू गारंटी। अब कंसिडरेशन क्या है सी के लिए, सी के लिए ये कंसिडरेशन है कि भाई तुम एटलीस्ट गुड्स तो डिलीवर करो क्रेडिट पे, तुम गुड्स डिलीवर करो क्रेडिट पे। सी कह रहा है इसके बदले में मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। आपको ये बात अच्छे से पता है, कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं होता कि उसी को मिल रहा है ना। बेसिकली क्या है, रॉ मटेरियल या जो भी गुड्स है वो किसके पास जा रहे हैं, वो जा रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के पास, ठीक है। और जिसके लिए वो गारंटी कहाँ से आ रही है या कंसिडरेशन कहाँ से आ रही है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी पर्सन, चिन्नैया वर्सेस रिमैया आपने देखा हुआ है। तो उस केस के अंदर क्या है, कह रहे सी प्रोमिसेस टू गारंटी, तो कोई इशू नहीं है, मटेरियल गुड्स या रॉ मटेरियल किसके पास जा रहा है, वो किसी और पर्सन के पास जा रहा है, पर गारंटी कौन ले रहा है, गारंटी सी ले रहा है। अब सी को क्या मिला, कोई कंसिडरेशन नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि वॉइड हो गया, नहीं। क्यों, क्योंकि मटेरियल आ चुका है, गुड्स आ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट ही ये हुआ था कि तुम मटेरियल उस पर्सन को भेजो पर्टिकुलर को, मैं तुम्हें इसके बदले में गारंटी दे रहा हूँ। तो दोनों तरफ से कंसिडरेशन मूव हो चुकी है। देयर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन, देयरफॉर द गारंटी इज वैलिड। आगे चलते हैं, ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, सी आफ्टरवर्ड रिक्वेस्ट। कहते हैं ए सेल कर रहा है, डिलीवर गुड्स टू बी कर रहा है, सी आफ्टरवर्ड रिक्वेस्ट ए टू forbear to sue B for the debt for a year, promises that if he does so, C will pay for them in default of payment by B. A agrees there is sufficient consideration। क्या बात बनती है, तो सिंपल सी बात है, ए ने क्या बोला है कि तुमने डेट के लिए 1 साल तक स्यू मत करना, ठीक है। If he does so, C will pay for them in default of payment by the B। मतलब वो साफ साफ कह रहा है अगर तो कोई भी डिफॉल्ट होगा तो पेमेंट मैं करूंगा। ए अग्रीज टू forbear, ठीक है, वो कह रहा है कि ठीक है मैं यहाँ पे कुछ भी केस नहीं करूंगा, पर अगर डिफॉल्ट होगा तो किसको पे करना पड़ेगा, जो पर्सन गारंटी ले रहा है ना, जो पर्सन श्योरिटी बना हुआ है वो पर्सन को पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे सफिशिएंट कंसिडरेशन बनती है सी के प्रॉमिस के लिए। सी के प्रॉमिस की बात क्या है, कहते हैं अगर ए पर्सन, तुम उसे सामान भेज रहे हो, तुम उसको बस केस मत करना, कुछ मत करना, ठीक है, 1 साल तक। अगर कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो पेमेंट मैं करूंगा, तो ठीक है, बात तो वही होगी ना, चाहे अभी सप्लाई कर चुका है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट कोई और पर्सन करने की गारंटी ले रहा है, तो बात फिर से वही बन जाएगी, गारंटी का कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। ये आप चेक कर सकते हो, चार्ट बना हुआ है इसके अंदर। A sells and delivers goods to B. C afterwards without consideration agrees to pay for them in default of B. Agreement is void। ये कैसे पता चलता है कि ये void है और पहले वाले जो एग्जाम्पल थे void नहीं है। देखो भाई, एक तो साफ साफ बात लिखी है यहाँ पे, क्या C afterwards के बाद क्या कहते हैं, विदाउट कंसिडरेशन। अभी तक ना ये बात नहीं आई थी विदाउट कंसिडरेशन। ऑब्वियसली बात है, जब विदाउट कंसिडरेशन करेगा तो नेचुरल है वो void ही होगा। अभी तक हमने एग्जाम्पल जनरली क्या लिया है कि मैंने बोला कि मैं राम के लिए बिहाफ पे गारंटी दे रही हूँ,
तो नेचुरल सी बात है मेरा कोई प्रोफेशनल रिलेशन रहा होगा राम से, तभी मैं ये गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। या मेरा कोई भी उसके साथ है, कुछ भी टाई अप है, लेना देना है पैसे का, ठीक है ना, या मेरी रेपुटेशन उसके ऊपर बेस्ड हो सकती है, तो वो अगर उसको प्रॉब्लम होगी तो मेरी रेपुटेशन में प्रॉब्लम होगी, जो भी है, ठीक है। पर कंसिडरेशन वहां पे मानी गई है। यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में साफ साफ क्या कह रहे हैं भाई, विदाउट कंसिडरेशन की बात हो रही है। तो विदाउट कंसिडरेशन तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि वो क्या माना जाएगा, वॉइड ही माना जाएगा। आगे चलते हैं जी, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लायबिलिटी। एक लायबिलिटी होनी चाहिए जिसको गारंटी किया गया है, ठीक है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होनी चाहिए, मतलब किसी ने किसी को मर्डर किया, किसी ने किसी को मारना है, उसका पैसा लिया है, वो पैसा रिकवरी की बात हो रही है, हाँ अगर इसने इसको मारा तो मैं गारंटी देता हूँ मैं इतना पैसा दूंगा, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता है, ये सब बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो जो लायबिलिटी है वो प्रॉपर चैनल से आई होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए उसकी, एक वैलिड लायबिलिटी वो होनी चाहिए। नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट चेक करते हैं। अगर मान लो कि मेरे को गारंटी देने के लिए बुलाया गया पर मुझे पूरी बात ही नहीं बताई गई है ना, मेरे साथ क्या किया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट हुआ है। आप कहोगे मिस रिप्रेजेंटेशन तो फ्रॉड जैसा नहीं था, यहाँ पे तो इंटेंशन गलत नहीं होती है। तो देखो जो भी है, मेरे को तो पूरी बात नहीं पता चली ना, है ना, मेरे को तो अधूरी बात पता चली है, गलत बात पता चली है, चाहे आपकी जो भी इंटेंशन थी। कह रहे एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द मीन्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid। बहुत सिंपल सी बात है, मेरे को पूरी बात पता ही नहीं चली है, मेरे को बैंक वाले ने क्या बोला, मेरे को बैंक वाले ने मान लो 3 महीने की बात बोली और बाद 4 महीने का लोन था, जो भी चीज है, जो भी बात है, बट वो चीज मुझे नहीं पता थी। Any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence material circumstances is invalid। सेम फिर से बात आ जाती है, अगर कोई मटेरियल सर्कमस्टांसेस है जो कि बात मुझे बतानी चाहिए होती है, जो बात बैंक वाले को, क्रेडिटर को, मेरे को बताना, श्योरिटी पर्सन को बताना जरूरी था, उस पर उसने चुप्पी ली हुई है ना, वो चुप होके बैठा हुआ है, यानी कि वो साइलेंस में है, अगर तो वो पर्सन भी गलत चीज ही मानी जाएगी। क्या माना जाएगा, माना जाएगा कि वो गारंटी भी वैलिड नहीं है, क्योंकि मेरा जो डिसीजन था ना गारंटी देने का, मेरा डिसीजन एक तरीके से ठीक नहीं था, क्लियर नहीं था, क्योंकि मुझे खुद ही बात नहीं पता पूरी। जब मुझे नहीं बात पता होगी तो मैं कैसे क्लैरिटी से डिसीजन ले सकती हूँ। नेक्स्ट चलते एग्जांपल, ए एंगेजेस बी एज क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम, B fails to account for some of his receipts and A in consequence calls upon him to furnish security for his duty accounting. C gives his guarantee for B's accounting. A does not acquaint C with his previous conduct. Excuse me. B afterwards makes a default, guarantee is invalid। ध्यान से समझना आएगा, फिर से रीड कर लो चाहे। क्या कह रहा है, कह रहा है एक बहुत सिंपल सी बात है, ए ने ना एक पर्सन को, क्लर्क को रखा, किस लिए, कैश का काम संभाल रहा है, ठीक है जी। कैश का काम संभालते संभालते ना उसने कुछ गड़बड़ कर दी, मान लो उसने 5-10 हजार की हेरा फेरी कर ली या हो गई उससे, जो भी रीजन, ठीक है जी। अब क्या किया है उस पर्सन ने, ए पर्सन ने जाके किसी और को, पर्सन को बुलाया है और कहा है, मान लो उसका कोई रिलेटिव है ना, उस सी पर्सन को बुला के कहा है तुम इसकी गारंटी लो, ठीक है जी। उसने गारंटी ले ली। अब क्या ए पर्सन ने ये बात बताई थी कि उसने तो 4 दिन पहले ही 5-10 हजार रुपए की चोरी कर रखी है, 5-10 हजार का घपला कर रखा है, या 5-10 हजार की अकाउंटिंग गलत कर रखी है, ऐसी बात नहीं बताई थी। तो मुझे बात बताओ, क्या सी पर्सन जो श्योरिटी पर्सन है उसे पूरी बात पता है, नहीं पता। अगर पता होती तो हो सकता है वो गारंटी ना लेता। तो ऐसे केस में एक क्या चीज हो रखी है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो रखा है, तो वो गारंटी इनवैलिड है। यानी कल को अगर फिर से कोई बात होती है तो सी पर्सन जो श्योरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पैसा देना। आगे चलते हैं, राइटिंग में हो सकता है, ओरल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ अदर क्योश्योरिटीज। मान लो मुझे बुलाया है ना, मुझे क्या बोला कि हाँ आपको बी पर्सन की गारंटी लेनी है, मैं ये कहती हूँ मेरे साथ ना राम और श्याम को भी बुलाओ तब मैं गारंटी दूंगी। तो भाई मेरी गारंटी वैलिड कब मानी जाएगी, जब राम श्याम आएंगे। राम श्याम मेरे साथ कौन है, को श्योरिटीज है ना, को श्योरिटी मतलब जो मेरे साथ के श्योरिटीज है। कहता है वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी, किस पे,
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे that the creditor shall not act upon it जब तक दूसरे पर्सन नहीं आ जाते हैं एज कोश्योरिटी, तो गारंटी वैलिड नहीं मानी जाएगी जब तक अदर पर्सन ज्वाइन नहीं कर लेते हैं। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ गारंटी। चेक करते हैं। स्पेसिफिक गारंटी का मतलब बहुत सिंपल है, लोन लेने गए हैं, 1 लाख का लोन है, उसके ऊपर गारंटी ली है, बात खत्म हो जाएगी, जब लोन रीपेमेंट हो जाएगा तो हमारी गारंटी खत्म है। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब क्या है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है, जैसे कि रॉ मटेरियल को सप्लाई करने की बात हुई है ना, तो भाई वो मान लो कि हर महीने 4 बैग जाने हैं, तो वो हर महीने की गारंटी दी जा रही है। कब तक वैलिड मानी जाएगी वो गारंटी? जब तक मैं खुद ना मना कर दूं या जब तक कोई मना ना हो जाए तब तक माना जाएगा कि मैं लायबल रहूं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक कंटिन्यूड गारंटी है, 1 महीने की गारंटी नहीं ले रखी है, वो कंटिन्यूएशन में चलती हुई गारंटी है। चेक करते हैं। करेक्ट गारंटी which extend to a series of transactions is called a continuing guarantee। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन एज रिकमेंडेशन बी अ वेल्दी लैंडलॉर्ड एम्प्लॉय करते एक पर्सन को, सी को, उसका मैनेजर है, उसकी ड्यूटी क्या थी, कलेक्ट करना है रेंट फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। हर महीने को कलेक्ट करेगा तो नेचुरल सी बात है, हर महीने की गारंटी है, ठीक है, और 5 ऑफ एवरी मंथ तक जाके वो वापस दे देगा। तो ये गारंटी क्या मानी जाएगी भाई, कंटिन्यूइंग गारंटी मानी जाएगी, एक पर्टिकुलर महीने की नहीं है, सीरीज है, चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी भाई, जब तक कोई सिचुएशन ऐसी ना आए जिसमें गारंटी खत्म हो रही है, जैसे कि मैंने खुद ही कह दिया नहीं भाई इसके बाद मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, या फिर जो पर्सन था उसने उसको निकाल दिया ना, एम्प्लॉय को निकाल दिया, वो भी गारंटी खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेचर एंड एक्सटेंट चेक कर लेते हैं एक बार। श्योरिटीज लायबिलिटी, ये जो लायबिलिटी रहेगी हमारी श्योरिटी की उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। एनालिसिस चेक करना आपने सिंपल है, को एग्जिस्टेंस विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। भाई सबसे पहली प्राइमरी किसकी रहेगी लायबिलिटी, वो तो रहेगी डेटर की। अगर वो डिफॉल्ट करता है ना, अगर वो पेमेंट ही कर देता है तो बेस्ट है, तो कोई इशू ही नहीं है, बट अगर वो डिफॉल्ट करेगा तब किसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, तब लायबिलिटी अराइज होगी श्योरिटी की। चेक करते हैं एनालिसिस। Coexistence with that of the debtor means that the surety is liable when what the principal debtor is liable। बात को समझना ध्यान से। प्रिंसिपल डेटर लाइबल था इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के लिए प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए, तो भाई जो श्योरिटी है वो किसके लिए लाइबल होगा, वो लाइबल रहेगा सेम एज इट इज, जितने के लिए वो पर्सन लाइबल था उतने के लिए लाइबिलिटी रहेगी। अगर लिखा हुआ है साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट में कि नहीं मैं तो इतने अमाउंट के लिए लाइबल रहूंगा, या फिर मैं तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट के लिए लाइबल दूंगा, मैं इंटरेस्ट के लिए लाइबल नहीं दूंगा, अगर लिखा हुआ है तो अलग चीज है, बट अदरवाइज जिस चीज के लिए भी डेटर लाइबल है उस चीज के लिए लाइबल रहेगा श्योरिटी। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, लायबिलिटी अराइज होगी श्योरिटी की ओनली ऑन डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर, बट एज सुन एज द डेटर डिफॉल्ट्स लायबिलिटी श्योरिटी की अराइज हो जाएगी, ठीक है जी। यही बात जो भी हमने करी है, डिफॉल्ट के टाइम पर ही लायबिलिटी अराइज होगी। Where a debtor cannot be held liable on account of defect, liability of the surety also ceases। मतलब डिफेक्ट का मतलब क्या है भाई, डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड ही नहीं बन रहा है, किसी भी कारण की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बन रहा है, डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं बन रहा है, तो ऐसे केस में श्योरिटी की लायबिलिटी क्या खत्म। मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक है अच्छा वो माइनर है उसके ऊपर तो नहीं हो सकता, ठीक है ऐसा करते हैं हम गारंटी वाले पर्सन के लिए होते हैं। भाई जब पहली चीज ही नहीं है ना, फर्स्ट प्राइमरी चीज ही नहीं है तो सेकेंडरी की तो बात ही नहीं आती है, प्राइमरी खत्म है तो सेकेंडरी भी खत्म मानी जाएगी। लायबिलिटी श्योरिटी की कंटिन्यू होगी इवन इफ द डेटर हैज नॉट बीन स्यूड और इज ओमिटेड फ्रॉम बीइंग स्यूड। मतलब एक पर्सन है, ठीक है ना, एक पर्सन ने क्या किया, उसने जो भी क्रेडिटर है उस पर्सन ने श्योरिटी के ऊपर सीधा आ गया है ना, वो श्योरिटी को कह रहा है कि भाई मुझे पेमेंट करो, श्योरिटी कह रहा है तूने डेटर को स्यू तो किया नहीं है,
है ना, पहले उसे स्यू कर, कोर्ट में जा, ठीक है, उसके बाद मेरे पास आई हो। भाई ये तो लॉ मेकर को भी पता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। लॉ मेकर ने सिंपल बोला अगर तुम्हें डेटर को स्यू करना है तो करो, नहीं करना तो तुम सीधा चले जाओ श्योरिटी के पास। आप जरा सोचो ऐसी बात क्यों बोली होगी लॉ मेकर ने। लॉ मेकर ने देखा भाई इतना टाइम लगता है कोर्ट में जाने के लिए, मान लो बैंक को नजर आ रहा है कि प्रिंसिपल डेटर के सच में हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है इसके पास, तो सीधा चले जाते हैं ना श्योरिटी के पास, बजाय कि स्यू करें फिर पता चले हाँ नहीं है इसके पास, फिर जाए श्योरिटी के पास, पता चले तब तो श्योरिटी के पास भी ना रहे। बेटर चीज क्या है कि आप श्योरिटी के पास टाइमली चले जाओ, कोई इशू नहीं है। कहते हैं इन अदर वर्ड्स कैसे चेक करना है, अ क्रेडिटर मे चूज टू प्रोसीड, पहले चाहे तो वो श्योरिटी के पास जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर अग्रीमेंट बनाया हुआ है, साफ साफ श्योरिटी ने बोला कि नहीं पहले तो तुम इसी के पास जाओगे डेटर के पास, तो ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। अगर ऐसा कुछ नहीं कॉन्ट्रेरी होगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप सीधा जा सकते हो श्योरिटी के पास। इसका एग्जाम्पल रीड कर लेना है आपने। कंटिन्यूइंग गारंटी एक बार चेक कर लेते हैं। आप समझ चुके हो ये बात, एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मटेरियल सप्लाई करने का रहता है, या जैसा स्टडी मैट ने दिया है कि फर्स्ट को कलेक्ट करना शुरू करता है, रेंट फिफ्थ को डिपॉजिट कर देता है, तो वो हर महीने होता है, तो एक कंटिन्यू गारंटी माना जाएगा। इसके एग्जांपल्स बढ़िया है, एक बार रीड कर लेने आपने। इन कंसिडरेशन वी विल एम्प्लॉय कलेक्टिंग रेंट, सेम चीज है, ड्यू कलेक्शन पेमेंट ऑफ दिस इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। ठीक है, ये आपने तीनों एग्जांपल एक बार रीड कर लेने हैं। मैं आपसे थर्ड एग्जांपल रीड कर लेती हूँ। A guarantees payment to B of the price of 5 sacks of flour to be delivered by B to C and to be paid for in a month. B ने क्या किया, कर दिया सप्लाई गुड जो है, C pays for them. Afterwards उसने 4 किए सप्लाई, ठीक है, C does not pay for, guarantee given by A is was not a continuing guarantee, he is not liable for the other। ठीक है, क्या बात बनती है, वो साफ साफ बोल रहा है कि मैं ये 5 बोरियों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, गारंटी दे रहा हूँ 5 पेमेंट के लिए, ठीक है, ये पैसा एक मंथ में आ जाएगा। उसके अगले महीने की कोई बात हुई नहीं थी उस टाइम पे, तो ये कंटिन्यू गारंटी नहीं माना जाएगा। कंटिन्यू गारंटी ऐसी होती है जो साफ साफ दिखता है, बात में पता चलता है। जैसे एग्जांपल 1 है ना, 1 में अगर आप चेक करो तो क्या कह रहा है, इन कंसिडरेशन वी विल एम्प्लॉय कलेक्टिंग रेंट। भाई यहाँ कुछ नहीं कहा कि 1 महीने का 2 महीने का, कोई बात नहीं हुई है, तो वो कंटिन्यूइंग माना जाएगा। बट एग्जांपल 3 में साफ साफ हो रहा है या सिर्फ 5 बोरियों की बात हुई है बस, तो फिर नेचुरल सी बात है वो स्पेसिफिक माना जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक आपने चेक करना है। इसके बाद कल हम गारंटी खत्म करेंगे, फिर एक दिन और लगा के गारंटी शायद खत्म होगा, फिर हम लगाएंगे अपना इंडेमनिटी के ऊपर, फिर आपका चैप्टर फिनिश होगा। साथ साथ करना है, केसेस जरूर करते हुए चलना है इसके।